आज मैं आपके सामने काव्य शास्त्र का अंग चिंतन का विषय लेकर प्रस्तुत हुआ। काव्य को लेकर काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य प्रकार, काव्य गुण, काव्य दोष, तमाम विषय अपनी अपनी जगह अहमियत रखते हैं। आज मैं आपके सामने काव्य हेतु को विस्तृत रूप से रखने वाला हूं। मित्रों, काव्य के हेतु कौन से हैं? काव्य कौन से प्रेरक कारण हैं जो काव्यकार को अथवा कवि को कवि बनाते हैं? यह समझना आवश्यक है। काव्य प्रयोजन, काव्य उद्देश्य और काव्य के लक्षण अलग विषय है। काव्य हेतु काव्य प्रयोजन नहीं है। यह काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण अंगों में माना जाता है। दोस्तों, काव्य शास्त्र का प्रयोजन एक यह भी है कि काव्य का हेतु निर्धारित करना। कविता एक विशिष्ट रचना धर्म है। यह धर्म व्यक्ति को कवि बनाता है, यह हम अच्छी तरह जानते हैं। कविता करना या काव्य करना सामान्य बात नहीं है और कवि हृदय सामान्य व्यक्ति या सामान्य हृदय से भिन्न होता है। कविता करना केवल शब्द और अर्थ का संयोजन मात्र नहीं है। वही व्यक्ति कविता कर सकता है जिसके हृदय में, जिसमें कुछ प्रेरक कारण होते हैं। काव्य हेतु को लेकर जब हम विचार करते हैं तब मन में यह प्रश्न जरूर उठता है कि कोई जन्मजात कवि होता है, ईश्वर प्रदत्त कोई विशिष्ट अनुकंपा उसे प्राप्त होती है, इसलिए वह कवि होता है। यह शिक्षा, ज्ञानार्जन से, संगति से, अध्ययन से, साधना से या प्रशिक्षण आदि से कवि बनता है। आत्मा और शरीर दोनों परस्पर आवश्यक है। बिना शरीर आत्मा नहीं और आत्मा के बिना शरीर नहीं। फिर काव्य की आत्मा और उसके अंगों को लेकर भी अनेक सिद्धांत बने हैं। उनमें से काव्य हेतु एक सिद्धांत है। इन्हें हम एक प्रकार से काव्य की सामग्री भी कह सकते हैं। किंतु क्या सामग्री को एकत्रित करने से काव्य बन जाता है?
कोई व्यक्ति सामग्री को इकट्ठा करने पर कवि बन जाता है? अनेक सवाल हैं जिनका उत्तर सोचने पर मिलता है। यहां हम उन्हीं सवालों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम हम काव्य हेतु का अर्थ अर्थात काव्य हेतु का अभिप्राय प्राप्त करते हैं। हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण और काव्य हेतु का अर्थ है काव्य की उत्पत्ति का कारण, काव्य जन्म का कारण, काव्य निर्मिति का कारण। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि जो काव्य हेतु है उसका मूल अर्थ उस तत्व से है जो काव्य रचना का प्रेरक कारण है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ लोग घटना देखते हैं तो उसे देखकर रह जाते हैं। कोई घटना समाज में निर्मित हो और उस घटना से रूबरू होने वाले लोगों में ऐसा संभव हो कि कुछ लोग घटना को देखते हैं तो बस देखकर रह जाते हैं। कुछ लोग घटना को देखते हैं तो सिर्फ देखकर रह नहीं जाते, उनका संवेदनशील हृदय वहां बड़ी क्रिया करने लगता है, अनुभूति करने लगता है और उसका हृदय ओवरफ्लो होने लगता है और काव्य की संवेदनात्मक भट्ठी में उसे ऐसे लोग, संवेदनशील लोग तपाते हैं और फिर उससे अपने अभिव्यक्ति कौशल के आधार पर काव्य का सृजन करते हैं। इस प्रकार समाज में दो प्रकार के व्यक्ति माने जाते हैं। काव्य अथवा साहित्य निर्मिति को लेकर लक्ष्य कर हम कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो देखकर रह जाते हैं किसी भी क्रिया घटना को, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उस घटना को देखकर काव्य की संवेदनात्मक भट्ठी में उसे तपाते हैं और अभिव्यक्ति का कौशल्य आधार बनाकर काव्य का सृजन करते हैं और काव्य निर्मित होता है। काव्य हेतु का सर्वप्रथम विचार या विवेचन अग्नि पुराण में मिलता है। अग्नि पुराण में व्यक्त है नरत्वम दुर्लभम लोक विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्ति तत्र सुलभा। अर्थात अग्नि पुराण में कहा गया है कि लोक में नरत्व दुर्लभ है। फिर से लोक में नरत्व दुर्लभ है और उसमें विद्यावान नर होना और भी दुर्लभ है। स्पष्ट है कि विद्यावान नर होना और भी दुर्लभ है। उसी प्रकार कवित्व दुर्लभ है और कविता करने की शक्ति तो, प्रतिभा तो और भी दुर्लभ है। ऐसा कहकर अग्नि पुराण में 3 हेतु दिए गए हैं: प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार। विभिन्न आचार्यों ने काव्य हेतु को लेकर अपना अपना मत प्रस्तुत किया है।
उनमें हम प्रमुख आचार्य के मतों का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम भामह को याद करते हैं। आचार्य भामह के अनुसार गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है, किंतु काव्य तो किसी प्रतिभाशाली द्वारा ही रचा जा सकता है। यहां भामह कहते हैं कि जड़ बुद्धि शास्त्र का अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है यदि उस पर गुरु की कृपा हो। गुरु की कृपा से मतलब गुरु के उपदेश से, किंतु काव्य तो किसी प्रतिभाशाली द्वारा ही रचा जा सकता है। भामह यहां स्पष्ट कहते हैं कि काव्य प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा ही अथवा प्रतिभा द्वारा ही सिद्ध हो सकता है। भामह ने प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी काव्य हेतुओं में स्थान दिया है। वे उन हेतुओं के भी पक्षधर रहे हैं। दूसरे काव्यादर्शकार आचार्य दंडी शब्द बदलकर भामह की इसी बात को दोहराते हैं। उन्होंने प्रतिभा की जगह नैसर्गिक प्रतिभा कहा, व्युत्पत्ति की जगह दूसरा शब्द प्रयुक्त किया। उनका कहना है कि नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग काव्य हेतु है। वे कहते हैं नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम आनंदाश्च या अभियोगो अस्याह कारण काव्य संपदा। अर्थात नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और बढ़ा चढ़ा अभ्यास काव्य संपत्ति में कारण होते हैं। आचार्य वामन अपने काव्यालंकार ग्रंथ में प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हुए उसे प्रमुख हेतु स्वीकार करते हैं। कहते हैं कवित्व बीजम प्रतिभानम कवित्वस्य बीजम। साथ साथ वामन प्रतिभा के अतिरिक्त लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान, शब्दकोश आदि की जानकारी को भी काव्य हेतुओं में स्थान देते हैं। मित्रों, काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने स्पष्टतः 3 हेतु बताए हैं। शक्ति अर्थात प्रतिभा, लोक शास्त्र का अन्वेषण अर्थात निपुणता तथा तीसरा अभ्यास। आगे इसी बात को बढ़ाते हैं तो राजशेखर को देखते हैं। उन्होंने काव्य मीमांसा में प्रतिभा और व्युत्पत्ति को समवेत रूप से काव्य हेतु माने हैं। देखो, आचार्य वामन आदि ने प्रतिभा को प्राथमिक पहले स्थान पर सिद्ध किया है। राजशेखर प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को समवेत रूप से काव्य हेतु मानते हैं। यहां राजशेखर व्युत्पत्ति को भी प्रतिभा के साथ साथ बताते हैं, स्थान देते हैं। कहते हैं प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेयस्यौ इति।
और दोस्तों, राजशेखर ने काव्य हेतु को लेकर विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने प्रतिभा को दो भागों में देखा है, कार्य इत्री प्रतिभा और भाव इत्री प्रतिभा। कार्य इत्री प्रतिभा कवि से संबंधित है और भाव इत्री प्रतिभा पाठक समाज से संबंधित है, भावक से संबंधित है। इस प्रकार राजशेखर ने काव्य हेतु के बारे में बताया है। आचार्य हेमचंद्र ने भी अपने ग्रंथ काव्यानुशासन में प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना। उनका कथन है कि प्रतिभा के अभाव में व्युत्पत्ति और अभ्यास निरर्थक हो जाते हैं। वे इस पक्ष में हैं, कहते हैं प्रतिभा अस्य हेतुः प्रतिभाहीनस्य विफलो व्युत्पत्त्यभ्यासो, अर्थात व्युत्पत्ति और अभ्यास को प्रतिभा के परिष्कारक के रूप में आवश्यक माना है। ये दोनों प्रतिभा को और अधिक प्रखर बना देते हैं, लेकिन प्रतिभा के अभाव में इन दोनों की कोई सार्थकता नहीं, ऐसा विचार आचार्य हेमचंद्र का है। इस प्रकार हमने काव्य हेतु से क्या अभिप्राय है उसके बारे में जाना। अब देखते हैं कि काव्य हेतु का क्या स्वरूप है। आचार्यों ने काव्य हेतु को लेकर जो बात बताई, जो मत प्रस्तुत किया, उन तमाम मतों को जब देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो प्रमुख रूप से तीन काव्य हेतु हमारे सामने उभरते हैं। पहली, प्रतिभा। प्रतिभा महत्वपूर्ण काव्य हेतु है। काव्य का महत्वपूर्ण कारण है। प्रतिभा में शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य प्रणयन के समर्थ बनाती है। अर्थात काव्य प्रणयन, निर्माण, काव्य रचना का सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति में नहीं है। काव्य रचना अथवा काव्य का निर्माण करना सबके सामर्थ्य में नहीं है। हर व्यक्ति कवि नहीं होता। काव्य का सामर्थ्य उसमें है जो एक विशेष प्रकार की प्रतिभा है, जिसे हम एक अलग तरह का तत्व मान सकते हैं। ऐसे अलग तरह के तत्व से, कारण से ही व्यक्ति काव्य निर्माण कर सकता है। हमारे यहां दोस्तों कहा जाता है कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात। यह कहावत खूब चलती है। अर्थात जो होनहार होते हैं ना, आगे चलकर बड़ा वृक्ष बनने की संभावना जिनमें होती है ना दोस्तों, उनके पत्ते प्रारंभ में ही, शैशवावस्था में ही चिकने दिखाई देते हैं। गुजराती में भी कहावत है, बालक न लक्षण परिणाम दिखाए। ऐसे काव्य हेतु के बारे में भी कहा जाता है कि काव्यकार में विशिष्ट प्रतिभा होती है। प्रतिभा को लेकर आचार्य का मत देखें, विद्वानों का मत देखें, तो राजशेखर कहते हैं कि
सा शक्ति केवल काव्य हेतु। आचार्य वामन कहते हैं प्रतिभा जन्मजात होती है, जिसके बिना कवि रचना संभव नहीं। अभिनव गुप्त प्रतिभा को लेकर बताते हैं कि अपूर्व शक्ति वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। अपूर्व शक्ति काव्य निर्माण में होती है। आचार्य भट्ट लोलट ने प्रतिभा को नव नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा कहा है, जबकि आचार्य मम्मट इसे शक्ति कहते हैं और काव्य का बीज स्वीकार करते हैं, जिसके बिना काव्य सृजन संभव नहीं। जैसे शक्ति ही कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। प्रतिभा को लेकर इन आचार्यों की बात को लक्ष्य करते हैं, तराशते हैं, तो हमारे सामने प्रमुख 4 तत्व उभरते हैं। प्रमुख 4 तथ्य मिलते हैं। एक, प्रतिभा काव्य का मूल हेतु है। दूसरा, वह ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। तीसरा, वह नव नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा है। और चौथा, प्रतिभा 2 प्रकार की होती है, कार्य इत्री प्रतिभा और भाव इत्री प्रतिभा। दूसरा काव्य हेतु व्युत्पत्ति है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निपुणता या पांडित्य। व्युत्पत्ति के भी 2 भेद माने जाते हैं, एक शास्त्रीय और दूसरा लौकिक। शास्त्रीय व्युत्पत्ति में शास्त्रीय ज्ञान होना माना जाता है, जबकि लौकिक में लोक व्यावहारिक ज्ञान का होना माना जाता है। छंद, व्याकरण, कला, पद और पदार्थ के उचित अनुचित का सम्मत ज्ञान को ही व्युत्पत्ति कहते हैं। इन सारे अंगों का ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थात व्युत्पत्ति से अभिप्राय है कि कवि में प्रतिभा तो होती है, पर अकेली प्रतिभा से काम नहीं चलता। कवि में यदि छंद, यदि व्याकरण, यदि कला, पद और पदार्थ की उचितता, अनुचितता आदि का सम्मत ज्ञान हो न, तभी काव्य निर्मित होता है। यह भी काव्य को साधना कहा है। यह साधना है। इसलिए तो हमने आगे भी कहा कि काव्य निर्माण सभी के बस की बात नहीं है। सभी कवि नहीं बन सकते। यह एक विशिष्ट प्रकार की साधना है और कवि को हम साधक कह सकते हैं। सामान्य व्यक्ति का काम नहीं, साधक का काम कविता करना है। कवि बनने के लिए उसे साधना करना पड़ता है। यह काव्य का मूल हेतु नहीं, व्युत्पत्ति काव्य का मूल हेतु नहीं है, लेकिन प्रतिभा के लिए परिष्कारक के रूप में यह हेतु बड़ा स्थान रखता है, अहमियत रखता है। इस हेतु के अलावा कहें कि प्रतिभा का परिष्कार नहीं होता
और यदि प्रतिभा का परिष्कार नहीं होता तो निर्मित काव्य, आकारित रचना, कृति बड़ी लोकप्रियता प्राप्त नहीं करती। अर्थात भले ही प्रतिभा काव्य का मूल हेतु रहा, लेकिन व्युत्पत्ति प्रतिभा को परिष्कृत करने वाला महत्वपूर्ण साधन है, महत्वपूर्ण कारक है। अतः काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का भी अपना विशिष्ट स्थान है। तीसरा काव्य हेतु है अभ्यास। सर्वविदित है कि काव्य का मूल हेतु भले ही प्रतिभा हो, उसका सहायक बिंदु भले ही व्युत्पत्ति हो, लेकिन अभ्यास की भी अपनी विशिष्ट भूमिका है। दोस्तों, बिना अभ्यास कोई बात ज्यादा निखरती नहीं, यह हम सभी को ज्ञात है। अर्थात अभ्यास की भी, अभ्यास नामक कारक की भी कवि के लिए बड़ी आवश्यकता है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए कविता, कवि के रूप में, काव्य के क्षेत्र में अभ्यास की भी अपनी महत्ता है। आचार्य वामन कहते हैं, अभ्यासो ही कर्मसु कौशल भावहिति। यह स्पष्ट है, अभ्यास होना, उसका होना आवश्यक है। इसके समर्थन में एक पंक्ति द्रष्टव्य है। कहा गया है कि करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। जड़मति बुद्धिहीन भी तभी सुजान बन सकता है जो बार बार अभ्यास करता है। उसका महत्व क्या है बताया है दूसरी पंक्ति में, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। यदि सिल पर, पत्थर पर रसरी, रस्सी मतलब यूं तो रस्सी की ताकत नहीं कि सिल को, पत्थर को काटे या उस पर निशान बनाए, पर बार बार आती है जाती है तो ऐसे जड़ पत्थर भी घिसने लगता है। उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने पर जड़मति भी बुद्धिशाली हो सकता है। उसी प्रकार कविता करने में, काव्य रचने में अभ्यास का भी अपना अलग स्थान है। कविता करने में इस प्रकार देखें तो उसका मूल हेतु प्रतिभा हो, उसका परिष्कारक हेतु व्युत्पत्ति हो, लेकिन अभ्यास का भी होना आवश्यक है। इन तीन हेतुओं का परस्पर संबंध है। दोस्तों, अकेली प्रतिभा से काम नहीं चलता। यदि काव्य में सिद्धि प्राप्त करना है, काव्य में लोकप्रियता प्राप्त करना है, काव्य को एक विशिष्ट प्लेटफॉर्म तक ले जाना है, तो इन तीनों कारकों का आवश्यकता है।
प्रतिभा के साथ व्युत्पत्ति हो तो चले, मतलब दो काव्य हेतुओं का स्थान तो आवश्यक है। अभ्यास कम हो तो चले, या फिर अभ्यास ज्यादा हो और प्रतिभाशाली व्यक्ति हो तो वह कवि बन सकता है। और जिस संवेदनशील व्यक्ति में इन तीनों हेतु कविता अर्थात काव्य के कारक का जितना ज्यादा स्थान है, वह कवि उतना ही ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है। उसकी रचना उतनी ही सिद्धि या लोकप्रियता प्राप्त कर सकती है। अर्थात काव्य के निर्माण में, काव्य सृजन में काव्य हेतुओं का बड़ा महत्व है। दोस्तों, यह काव्य हेतु एक ऐसा काव्य का अंग है जिसके बिना काव्य संभव नहीं। हमने यह बात आपके सामने रखी, काव्य हेतु को लेकर आपके सामने ख्याल स्पष्ट किया। मुझे विश्वास है कि आपको काव्य हेतु स्पष्ट हो गए होंगे। अगली बार हम दूसरा काव्य शास्त्रीय विषय लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।